हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने एलटी ग्रेड की जो एलटी ग्रेड की इंग्लिश की भर्ती आने वाली है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। आप सब जानते हैं ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी अगर लाइफ सर्कल की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1770 में और डेथ हुई थी 1850 में। दोस्तों, आपको डेट का पता होना चाहिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनकी बर्थ और डेथ के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जन्म कब हुआ था? 1770 में और डेथ हुई थी 1850 में। इनकी अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो है, इनका बर्थ हुआ था 7 अप्रैल 1770 एट कॉकर माउंट ऑन डरवेंट इन क्यूम्बरलैंड, पार्ट ऑफ द सीनिक रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड नॉन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 7 अप्रैल 1770 में कॉकर माउंट में हुआ था, जो डरवेंट में है। और ये क्यूम्बरलैंड, इनके जो प्रदेश का नाम था वो था क्यूम्बरलैंड। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। और ये जो रीजन है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड में है और लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो इनका रीजन था, जो इनका क्षेत्र था, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड में आता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड से कि कौन बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग करते हैं और ये लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाने जाते थे जगह। ठीक है, अब इनके डेथ के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 में। ठीक है, 23 अप्रैल 1850 में। और इनकी प्लोरोसिस से इनकी डेथ हुई थी और उस वक्त इनकी उम्र 80 की थी एंड वॉज बरीड एट एस.टी. ऑसवाल्ड चर्च ग्रेसमैर। ठीक है, तो जो इनको बरीड किया गया था वॉज बरीड एट एस.टी. ऑसवाल्ड चर्च ग्रेसमैर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो इनका बर्थ कब हुआ था? 7 अप्रैल 1770 में क्यूम्बरलैंड में हुआ था, डरवेंट में। ठीक है, और ये जो रीजन था वो नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड में था। ठीक है, और ये लेक डिस्ट्रिक्ट रीजन का जो नाम था वो लेक डिस्ट्रिक्ट नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई थी वो 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। और प्लॉरसिन की रीज़न जो इनका डेथ का था वो था प्लॉरसिन की बीमारी थी एक। ठीक है, और 80 साल की उनकी उम्र थी। एस.टी. ओसवाल्ड चर्च ग्रेसमेर में इनको दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे इनके अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ एंड जो इनकी मदर थी वो थी एन कॉक्सन। ठीक है, एन कॉक्सन। जिनके पेरेंट्स थे उनमें अगर हम बात करें तो हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ वॉज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लॉथर। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट एर्ल ऑफ लैंसडेन आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट एर्ल ऑफ लैंसडेन। जो इनके पिता थे वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे जेम्स लॉथर के। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में ये क्या, फर्स्ट एर्ल ऑफ लैंसडेल भी बने थे। इनके जो पिता थे फर्स्ट एर्ल ऑफ लैंसडेल भी बने थे। हिज मदर हिज मदर्स नेम वॉज एन कॉक्सन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इनकी मदर थी उनका नाम क्या था, एन कॉक्सन। तो इनके पिता का नाम क्या था, जॉन वर्ड्सवर्थ, एंड इनकी जो माता का नाम था वो था एन कॉक्सन। तो यहाँ तक इनके इनके परिवार के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम इनके अगर शादी के बारे में बात करें तो ऑन 4 अक्टूबर 1802 वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हेचिनसन हु हैड बीन हिज स्कूल फेलो एट पेनरिथ। जब ये पेनरिथ में थे तब जो इनकी स्कूल फेलो थी, मतलब इनके जो साथी थी, उनसे इन्होंने शादी की थी 1802 में। उनका नाम था मैरी हैचिनसन। दोस्तों, कई बार इनकी वाइफ का नाम पूछ भी लिया जाता है। तो मैरी हैचिनसन कौन थी? वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी। ठीक है दोस्तों, इनकी शादी कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1802 में मैरी हैचिनसन से, जो इनकी एक स्कूल फेलो थी एट पेनरिथ में। ठीक है, इनके अगर ऑनर्स की हम बात करें तो 1838 में वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहाम एंड in 1839 he was awarded the same honorary degree by the University of Oxford। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि जो इनके ऑनर्स थे वो कौन सा ऑनर्स इनको मिले थे। तो एक इन्हें सिविल लॉ के जो डॉक्टरेट ऑनरी डॉक्टरेट मिला था सिविल लॉ में, वो मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ डरहाम से। और जो नेक्स्ट इन्हें ऑनरी डिग्री मिली थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से मिली थी। ठीक है, और ये सेम डिग्री थी सिविल लॉ की। तो सिविल लॉ की उन्होंने 2 जगह से डिग्री ली। कहाँ से ली? एक तो जो इनकी पहली थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ डरहाम से थी और जो सेकंड थी वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। थर्ड की अगर हम बात करें तो
1842 the government awarded him a civil list pension of £300 a year। 1842 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इन्हें एक 300 पाउंड की पेंशन दी थी, सिविल लिस्ट में पेंशन दी थी 300 पाउंड की, एक सालाना ये पेंशन थी। ठीक है दोस्तों, 1842 में गवर्नमेंट द्वारा इन्हें दी गई। यहाँ तक आपको पता चल गया कि जो इनकी वाइफ थी, इनकी अगर हम शादी की बात करें तो 4 अक्टूबर 1802 में वर्ड्सवर्थ की शादी मैरी हचिंसन से होती है, जो इनकी पेनरिथ में स्कूल फ्रेंड थी। अगर हम इनके ऑनर्स की बात करें तो 1838 में वर्ड्सवर्थ ने ऑनरी डॉक्टरेट ली थी, कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ डरहाम से, सिविल लॉ में। और सिविल लॉ में इनका जो सेकंड ऑनरी डिग्री थी वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। 1842 में द गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम अ सिविल लिस्ट पेंशन ऑफ £300। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका हो गया। तो इन्हें जो पेंशन मिली थी वो कितनी थी, £300 पर ईयर। इनकी अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन जो हुई थी वो हुई थी हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, एसटी जोन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से। ठीक है, तो जो इनके एजुकेशन हुई थी वो कई स्कूल से हुई थी। कोई यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, स्कूल जो इनके स्कूल थे वो कई स्कूल थे, जैसे कि हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल, एसटी जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। ठीक है दोस्तों, इनका एक लव अफेयर भी था जो काफ़ी चर्चित रहता है और इनकी लाइफ को उसने काफ़ी अफेक्ट किया था। वो था ही हैड अ वेरी शॉर्ट अफेयर विद मैरी एस्थवेट। ठीक है, मैरी एस्थवेट। इन नवंबर 1798 ही विजिटेड फ्रांस एंड फेल इन लव विद अ फ्रेंच वूमन एनेट वेलन। ठीक है, हु इन 1792 gave birth to their child Caroline। The reason of terror and war between France and Britain separated them। तो एक इनका बहुत छोटा सा लव अफेयर रहा था, वो किसके साथ रहा था, मैरी एस्थवेट के साथ में। उसके बाद में 1791 में 1791 में ये फ्रांस जाते हैं, 1791 में ये फ्रांस जाते हैं एंड ही लव विद अ फ्रेंच वूमन एनेट वेलन। ठीक है, तो एनेट वेलन से इन्हें प्रेम हो जाता है। उसके बाद में इनकी एक संतान होती है कैरोलाइन। कैरोलाइन इनकी एक डॉटर होती है। इन दोनों के जो मिलन से हुई थी 1792 में, उसका नाम था कैरोलाइन। फिर उसके बाद में द रीज़न ऑफ टेरर एंड वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन सेपरेटेड देम। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो एक वॉर था उसने इन दोनों को अलग कर दिया और जिसके कारण इन्हें इनकी जो ये शादी है वो अधूरी रह जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट हम इनके बात करते दोस्तों। एक बात इनकी बतानी बहुत ज़रूरी है, इनको एक पोएट ल्यूरेट भी बनाया गया था। इनको पोएट ल्यूरेट बनाया गया था। और कब बनाया गया था, इनको पोएट ल्यूरेट बनाया गया था 1843 में। 1843 में इनको पोएट ल्यूरेट बनाया गया था रॉबर्ट साउदे के बाद में। ठीक है, और उसके बाद में क्या था, वर्ड्सवर्थ बिकम पोएट ल्यूरेट इन 1843 फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदे। तो इनको 1843 में पोएट ल्यूरेट बनाया गया था। उसके पोएट ल्यूरेट बनाया गया था रॉबर्ट साउदे जी की डेथ के बाद में। ही इनिशियली रिफ्यूज्ड द ऑनर। इन्होंने ये जो ऑनर था, जो राष्ट्र कवि का ऑनर था, इन्होंने लेने से मना कर दिया, सेइंग दैट ही वाज टू ओल्ड, but accepted when the Prime Minister Robert Peel assured him that you shall have nothing required of you। इन्होंने जब ये कहकर मना कर दिया कि ये वो ऑनर नहीं ले सकते क्योंकि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और अब वो काम इतना नहीं कर सकते, फिर भी इन्हें ये वो जो ऑनर था वो एक्सेप्ट करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील के कहने पर। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कहा, जो प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील थे, उन्होंने इनसे कहा कि यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड फॉर यू, कि आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ये जो ऑनर है उसे स्वीकार कर लीजिए। ही बिकम द ओनली ल्यूरेट टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस। और आपको ये पता भी होगा कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो अकेले ऐसे पोएट ल्यूरेट थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कोई ऑफिशियल वर्स नहीं लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कोई ऑफिशियल वर्स नहीं लिखी थी। इनका अगर हम बात करें तो इनके ऑक्यूपेशन की तो आपको ये पता ही होगा कि जो इनका ऑक्यूपेशन था ये रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते थे, इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे और क्रिटिक थे। इनके जीवन के अगर थोड़े से कुछ पलों की हम बात कर लेते हैं। ही वॉज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन
born to विलियम born to जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कॉक्सन। ठीक है, तो ये पांच संतानों में दूसरे नंबर के थे। जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कॉक्सन की 5 संतानों में दूसरे नंबर के थे। द अदर बीइंग रिचार्ड, डोरथी, जॉन एंड क्रिस्टोफर। जो उनके अदर ब्रदर्स और सिस्टर थे वो थे रिचार्ड, डोरथी, जॉन, क्रिस्टोफर। ठीक है दोस्तों, तो ये पांच भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे, और जो उनके 4 भाई बहनें थे उनके नंबर रिचार्ड, डोरथी, जॉन एंड क्रिस्टोफर थे। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इन 1778 हिज मदर एंड कॉक्सन वर्ड्सवर्थ डेथ। ठीक है, तो इन 1778 में इनकी मदर एन कॉक्सन की डेथ हो जाती है। इन 1779 ही सेंट टू स्कूल इन हॉक्सेड, अ विलेज इन इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ इनका जन्म हुआ था लेक डिस्ट्रिक्ट में ही 1789 में इन्हें हॉक्सेड स्कूल भेज दिया जाता है। इन 1787 ही वॉज एनरोल्ड एट ST जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 1787 में उसके बाद में क्या होता है, ये ST जॉन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले जाते हैं। और जो वहाँ पर जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज थे तो जो उनका फर्स्ट वर्क आता है, जो इनका फर्स्ट पीस था वो पब्लिश्ड हुआ था। इनका जो फर्स्ट पीस था उसका नाम, इनके जो फर्स्ट वर्क का नाम था वो था द सोनेट। एक सोनेट था वो द यूरोपियन मैगजीन। ठीक है, एक सोनेट था जो यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। ठीक है, जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, ये तब की बात है। इन 1791 ही रिसीव्ड द बैचलर डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1791 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री प्राप्त की। इन नवंबर ही ट्रैवल टू फ्रांस वेयर ही विटनेस्ड द मिडिल स्टेजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसके बाद में क्या होता है, ये नवंबर में फ्रांस ट्रैवल करने चले जाते हैं। 1791 में नवंबर में ये फ्रांस ट्रैवल करने चले जाते हैं, और उसके बाद में इनका जो सामना होता है वो होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। उस दौरान फ्रेंच क्रांति चली हुई थी, तो उससे इनका सामना होता है, ये उससे प्रभावित होते हैं। ही फेल इन लव विद अ फ्रेंच वुमेन नेम्ड एनेट वेलन। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जब ये फ्रांस घूमने गए हुए थे तो इन्हें एक फ्रेंच वुमेन एनेट वेलन से प्रेम हो जाता है, और कैरोलाइन इनकी डॉटर का नाम है। कई बार पूछ लिया जाता है कि वो फ्रेंच वुमेन कौन थी, तो फ्रेंच वुमेन थी एनेट वेलन, और जो वो इनकी डॉटर थी उनका नाम था कैरोलाइन। ठीक है दोस्तों, इन फरवरी 1793 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है दोस्तों, जो इनका पहला वर्क पब्लिश्ड हुआ था वो कौन सा था, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। पहले जो एक पब्लिश्ड हुआ था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो हुआ था इनका एक सोनेट पब्लिश्ड। ठीक है दोस्तों, और जो फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन था, इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन जो है वो है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, ये इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपको पता ही होगा जो इनका एक वर्क आया था 1798 में, इनका वर्क आया था लिरिकल बैलेड। सबसे फेमस वर्क है, और इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इन 1798 वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज प्रोड्यूस्ड लिरिकल बैलेड मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म। ठीक है दोस्तों, जो इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई थी वो 1798 में हुई थी, और इनका एक वर्क आया था लिरिकल बैलेड। ये वर्ड्सवर्थ और कॉलेज का दोनों का एक वर्क था, जिसमें कॉलेज कंट्रीब्यूटेड 4 पोएम्स एंड वर्ड्सवर्थ 19 पोएम्स। ठीक है दोस्तों, इसमें 23 पोएम्स थे। 23 पोएम में 19 वर्ड्सवर्थ की थी, और कॉलेज की 4 पोएम्स आती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन आया था वो कब आया था, 1798 में। अगर हम सेकेंड एडिशन की बात करें तो सेकेंड एडिशन आया था 1800 में। ठीक है दोस्तों, जब ये फर्स्ट एडिशन आया था तो उसमें राइटर का नाम नहीं दिया हुआ था। ये कई बार चीज़ यहाँ से पूछी जा चुकी है कि जब फर्स्ट एडिशन आया उसमें किसी राइटर का नाम नहीं दिया हुआ था। जो राइटर वे ये देखना चाहते थे कि लोगों को हम दोनों में से किसी एक का नाम ना शो करके दोनों की ही राइटिंग को शो किया जाए, तो वो उनका लोगों की जो ऑडियंस है, जो मतलब इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, उन पर इसका क्या इंप्रेशन होगा। ठीक है दोस्तों, वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड अ प्रीफेस डिटेलिंग द पीयर्स ऑफ पोएटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो दोस्तों दूसरा आया था, दूसरा जिसका एडिशन आया था उसमें इंक्लूड किया गया था प्रीफेस। ये आपको बहुत जानना जरूरी है। जो दूसरा एडिशन आया था उसमें
इंक्लूड किया गया था प्रीफेस। फर्स्ट एडिशन में प्रीफेस नहीं था, सेकेंड में प्रीफेस ऐड किया गया था। इन थर्ड एडिशन 1802 वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स titled Poetic Diction in which he expanded his ideas set forth in the preface। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इनका जो थर्ड एडिशन आया वो आया था 1802 में। 1802 में इन्होंने जो ऐड किया था वो क्या था, एन अपेंडिक्स टाइटल पोइटिक डिक्शन। ठीक है दोस्तों, पोइटिक डिक्शन को इन्होंने एक अपेंडिक्स ऐड किया था। उसके बाद में जो फोर्थ एडिशन आया था वो आया था 1805 में। अब फोर्थ एंड फाइनल एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन 1805। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन चीज़ों का सीरियल पता होना चाहिए कि कौन सा एडिशन कब आया था। जो फर्स्ट एडिशन आया वो आया था 1798 में, सेकंड एडिशन 1800 में, थर्ड एडिशन आया था 1802 में, फोर्थ एडिशन आता है 1805 में। ठीक है दोस्तों, इनका सीरियल नंबर आपको पता होना चाहिए। जो पहला एडिशन आया था उस 1900 में, उसमें किसी राइटर का नाम नहीं दिया हुआ था। सेकंड एडिशन में इसका प्रीफेस ऐड किया गया था जो 1800 में आया था। थर्ड एडिशन 1802 में आया था, उसमें एन अपेंडिक्स टाइटल्ड पोइटिक डिक्शन को ऐड किया गया था। फोर्थ एडिशन और फाइनल एडिशन इनका जो आया था वो 1805 में आया था। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट आया 1798 में, सेकंड आया 1800 में, दूसरा आया 1802 में, चौथा आता है इसका तीसरा आया, फर्स्ट आया इसका 1798 में, सेकंड आता है 1800 में, थर्ड आता है 1802 में, और जो फोर्थ आता है वो है 1805 में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लिटरेचर विद सरोहा क्लासेस। ठीक है दोस्तों, लिटरेचर विद सरोहा क्लासेस। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ये मैंने जो आपको बताया है ये एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।